नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जहांगीर साइंस क्लासेस बाड़मेर में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं 9वीं क्लास के चैप्टर 3 के बारे में। उसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा, उसके बाद का भाग आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो अंत तक देखिएगा और आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं एटम परमाणु के बारे में। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं परमाणु संरचना के चैप्टर 3 के पार्ट 2 के बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ेंगे, बोर का हाइड्रोजन प्रतिरूप पढ़ेंगे और बाकी सारे जो पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि आगे हम परमाणु के गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आई बटन में भी आपको जरूर मिलेगा। हम आज स्टडी करने वाले हैं रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने जो है एक परमाणु मॉडल दिया। परमाणु के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की, उस खोज के लिए उन्होंने जो प्रयोग किया, रदरफोर्ड के परीक्षणों की बात करें तो उन्होंने एक पतली सोने की पत्नी ली जिसकी लंबाई है, जिसकी तो थिकनेस थी उन्होंने रखी 10⁻⁷ नैनोमीटर, और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछारें कराई। अल्फा कण किसे कहते हैं? हीलियम परमाणु के नाभिक, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। उनकी जो बौछार कराई, उसके जो सोने की पन्नी थी उसके ऊपर बौछार कराई, तो वो प्रयोग करने पर उनके पास परीक्षण निकल के आए कि कई कण जो हैं वो आर पार निकले जा रहे हैं, सीधे निकले जा रहे हैं। कई कण 90 डिग्री पर वापस भी आ रहे हैं, कई कण 120 डिग्री पर भी वापस आ रहे हैं। 20,000 कणों की उन्होंने उन अल्फा कणों की उस सोने की पन्नी पर जो है बौछार कराई। उसमें से एक कण ऐसा था जो लौट करके 180 डिग्री पर वापस आया। पूरा 180 डिग्री पर वो उसी दिशा में वापस आया। उसका मतलब क्या हुआ? वहाँ परमाणु के उस भाग में ऐसा कुछ ठोस पदार्थ, ऐसा कुछ भाग है जिससे उसका प्रतिकर्षण हुआ है। अल्फा कण धनात्मक होते हैं तो वो हो सकता है उसमें पॉजिटिव भाग होगा जिससे उसका प्रतिकर्षण हुआ है। उन्होंने उस भाग जहाँ पर जो टकरा करके वापस आया, पूरी 180 डिग्री पर वापस आया, उस जगह को उन्होंने नाम दिया नाभिक। जहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ धनात्मक भाग है, यह पॉजिटिव एरिया है, इसके अंदर धनात्मक जो है धन इसके अंदर पाया जाता है, यहाँ धन आवेश पाया जाएगा जिससे उसका प्रतिकर्षण हुआ है। रदरफोर्ड के इस प्रकीर्णन के प्रयोग से जो निष्कर्ष निकले वो हमने देख ही लिए हैं कि परमाणु जो है उसका संपूर्ण मतलब कह सकते हैं आधे से ज़्यादा हिस्सा खाली है। ज़्यादा हिस्सा क्या है? खाली है। और उसके केंद्र में, बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा भाग है जहाँ धनावेश पाया जाता है, या धन आवेश वहाँ पर पूरा केंद्रित है जहाँ वो कण टकरा करके वापस आया था। और पूरा आयतन है, आयतन के अंदर ऋण आवेश बाहर की तरफ और धन आवेश एक जगह केंद्रित रहता है। यह इन्होंने रदरफोर्ड ने अपने जो अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष दिए थे। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप की कुछ बिंदु सामने आए, जो प्रस्तुत किया उन्होंने प्रयोग, उससे कुछ बिंदु सामने आए कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश हिस्सा खाली रहता है, और वो जो अधिकांश हिस्सा खाली रहता है उसके बीच के अंदर सेंटर में धन आवेश पाया जाता है, और धन आवेश के अंदर नाभिक, उसको धन आवेश जहाँ पाया जाता है उसको नाभिक कहते हैं, और नाभिक के अंदर धन आवेश केंद्रित रहता है। नाभिक की त्रिज्या उन्होंने बताई 10⁻⁻15 मीटर, और उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसके जो केंद्र में नाभिक में धनावेश पाया जाएगा, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक भाग होता है वह वहाँ पाया जाता है उसके चारों ओर, और वो इसकी परमाणु की जो नाभिक है उसकी ओर चक्कर लगाता रहता है, उसके अक्ष में चक्कर लगाता रहता है। उसे हम कोष या कक्ष कहते हैं, जिस कोष में इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक प्रोटॉन जो
प्लस भाग धनात्मक पाया जाता है उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और ये आपस में दोनों जुड़े रहते हैं। धन और ऋण आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं और यह तीव्रता, उसकी तीव्र गति उसके अभिकेंद्रण बल के ऊपर निर्भर करती है। और उन्होंने बताया कि जो धन भाग होगा उसके बराबर ही ऋण भाग रहेगा, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी। इसलिए परमाणु का आवेश उदासीन होता है। परमाणु में किसी प्रकार का आवेशित नहीं होता है। उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस के अंदर उसका आवेश उदासीन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल था उसकी कमियां। रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसी क्या कमियां रही जिसके बाद भी कई ऐसे परमाणु के मॉडल निकाले गए। तो उसमें देखें, रदरफोर्ड यह नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और ऊर्जा विकिरण प्रक्षेपित करता रहता है, तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आती रहेगी और पूरी ऊर्जा खत्म होने के बाद वह नाभिक में ही गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता ही रहता है। और दूसरी कमी उसकी थी, वो इलेक्ट्रॉन के निश्चित पथ, जो कोष था, कक्षक था, उसके निश्चित पथ को नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन के किसी भी प्रकार के निश्चित पथ, जो निश्चित पथ है मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन गमन करना चाहिए और उस पर गमन करते हुए वो ऊर्जा विकिरण प्रक्षेपित करता है, ऐसा रदरफोर्ड नहीं बता पाए। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में अध्ययन करते हुए हम देखें तो परमाणु के कई वैज्ञानिकों ने मॉडल बनाए, उनका अध्ययन किया। रदरफोर्ड ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली। इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हो गई, प्रोटॉन की खोज उन्होंने करने के बाद उन्होंने देखा कि परमाणु का जो भार है, उसका द्रव्यमान है, वह उनके द्रव्यमानों से भी ज़्यादा है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्रव्यमान मिलाने के बाद भी परमाणु के द्रव्यमान के बराबर उसका द्रव्यमान नहीं होता है। तो उन्होंने खोजा, उन्होंने देखा कि जो कण और भी पाए जाएंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ कण और पाए जाएंगे और उनका आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होते हैं, इसलिए उनकी खोज नहीं हो पाई। और 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस कण की खोज की और जो उन्होंने बताया कि द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर ही इसका होता है। मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उन्होंने प्रोटॉन के बराबर ही बताया। अब हम पढ़ेंगे बोर का हाइड्रोजन प्रतिरूप, हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। बोर ने एक हाइड्रोजन परमाणु लिया, उसका विस्तृत अध्ययन किया। रदरफोर्ड के बाद उन्होंने उसका विस्तृत अध्ययन किया। 1912 में रदरफोर्ड के बाद बोर नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन परमाणु पर क्वांटम सिद्धांत के आधार पर विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने अपनी 3 मुख्य अवधारणाएं दी, अभिकल्पनाएं दी। उसमें हम पहली बात करें तो उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो एक निश्चित पथ के अंदर चक्कर लगाता है। निश्चित पथ, जो पथ होगा उसको उन्होंने बताया कक्ष या कोष। जो कोष है परमाणु के चारों ओर परमाणु के नाभिक के चारों ओर बने रहते हैं, उनकी संख्या 1 2 3 4, उनको KLMNO पर भी दर्शाया जाता है। उनकी दूसरी अभिकल्पना हम देखें तो उन्होंने बताया परमाणु का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है वो h/2 पाई का गुणज होता है। मतलब MVR जो कोणीय संवेग हुआ वह NS/2 पाई के बराबर होगा, जहां पर हम देखें m द्रव्यमान, v उसका वेग, r त्रिज्या और n बराबर 1 2 3 4 5 6 ये देखते हैं और s बराबर प्लांक नियतांक हम देखते हैं। उसके बाद उन्होंने तीसरी अपनी परिकल्पना दी, उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते समय उसकी ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। मतलब उसकी जिस कोष में वो रहेगा उसके निचले वाले कोष में रहेगा तो उत्सर्जन और अवशोषण होता रहता है। मतलब E1 1 नंबर कोष के लिए E1 और 2 नंबर कोष के लिए E2, तो E1 और E2 आपस में समान रहेंगे। स्टूडेंट, जो हमने बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप देखा है वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पार्ट की। अब हम अध्ययन करेंगे परमाणु के विभिन्न गुण। उसमें बात करें परमाणु के आकार की तो परमाणु का आकार हम देखें तो उसके अंदर हम परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। तो किसी यौगिक होता है उसके विलगित परमाणु की नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी, नाभिक से बाह्य कोश अंतिम कोश तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं।
चूँकि हम परमाणु को विलगित नहीं कर सकते और न ही उसको बड़ा कर सकते, नहीं उसको विकसित कर सकते और नहीं उसको नष्ट कर सकते। तो हम उसकी परमाणु त्रिज्या कैसे ज्ञात करें? तो उसके लिए दो मेथड है, एक सहसंयोजक त्रिज्या और एक धात्विक त्रिज्या। परमाणु जब अपना बंध बनाता है तो उसके बंध की दूरी को ज्ञात करके हम बता सकते हैं कि उसकी त्रिज्या कितनी है। यदि कोई परमाणु सहसंयोजक बंध बनाता है और उसके परमाणु के नाभिक से सहसंयोजक बंध के आधे की दूरी, आधे सहसंयोजक बंध की और नाभिक तक की दूरी को हम, ये जो नाभिक की दूरी रहती है इसको हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। और जो धात्विक त्रिज्या है, धातु जो आपस में आयनिक बंध बनाती है उसके मध्य की अंतर्नाभिक की दूरी क्या होगी? उसकी परमाणु त्रिज्या होगी, धात्विक त्रिज्या होगी। इस प्रकार हम परमाणु का आकार ज्ञात कर सकते हैं। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा की दृष्टि से इसमें 1-2 नंबर के सवाल बनते हैं, सो इसको ध्यान से याद करिएगा। हम बात करें परमाणु के द्रव्यमान की। परमाणु के अंदर द्रव्यमान कहां से आएगा? परमाणु का द्रव्यमान क्या क्या हो सकता है? तो हम बात करें व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान किन किन से होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से। तो उसका नाभिक की बात करें तो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। न्यूक्लियॉन कौन कौन से कहलाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और उनका परमाणु भार हम जोड़ लेते हैं और उसके बाद ई जो है इलेक्ट्रॉन, उसका भी द्रव्यमान हम जोड़ लेते हैं। इन तीनों का जो द्रव्यमान होगा उनको हम मिलाएंगे तो क्या होगा? नाभिक का द्रव्यमान बनेगा। और फिर क्या करेंगे हम? न्यूक्लियॉन जो होता है पी और एन, वो क्या होगी? द्रव्यमान संख्या होगी। परमाणु की द्रव्यमान संख्या रहेगी जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और पी क्या रहेगी? परमाणु क्रमांक रहेगा, उसका परमाणु क्रमांक, उसकी परमाणु संख्या रहेगी। उसको हम देखते हैं ए बराबर जेड प्लस एन। जेड कहां से आए? उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। और एन क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बराबर जेड प्लस एन। परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वह जेड परमाणु क्रमांक पी और एन न्यूट्रॉन के भार के बराबर, उनके द्रव्यमान के बराबर रहेगी। उसके बाद बात करें परमाणु की स्थिति की, तो परमाणु की स्थिति के अंदर बोर ने बताया कि एक किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ में चक्कर लगाता रहता है। जो चक्कर लगाएगा उसको हम क्या कह लेंगे? कक्ष या कोष। जो कोष होते हैं उनका नंबर 1, 2, 3, 4 और उनको कहा था KLMN। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होगी। n बराबर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ले सकते हैं, पूर्णांक संख्या यहाँ पर आप ले सकते हैं। किसी भी कोष में अधिकतम, बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? 8। आप देख सकते हैं कई ऐसे परमाणु होते हैं जिनके आप सारणी बोर्ड पर देख रहे हैं, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि KLMNO 5 दिखाई दे रहे हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा करके दी गई है। KLMNO कोष के नंबर है और उसके बाद पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई, किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और आप भी ज्ञात कर सकते हैं इसे 2n स्क्वायर फॉर्मूला से। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो आपके पास छोटा सा सूत्र है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 2n स्क्वायर। अब हम स्टडी करेंगे समस्थानिक और समभारिक। दो अलग अलग प्रकार के परमाणु के गुण हैं, समस्थानिक और समभारिक। उसके अंदर हम बात करेंगे परमाणु की जो है परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु की परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जो बराबर होगा P जो है वो जिसमें 2 परमाणुओं का बराबर होगा वह समस्थानिक परमाणु कहलाएंगे। और जो है द्रव्यमान संख्या जिनकी भिन्न भिन्न रहे, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहे और परमाणु क्रमांक उनके समान रहे। जैसे हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2, H3, जिनको हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं, जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग है 1, 2, 3 और परमाणु क्रमांक 1, 1 है, एक ही है। उनका परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उनके समस्थानिकों में उसका परमाणु क्रमांक 1 रहेगा। और उसके बाद बात करें समभारिकों की, समभारिकों में उसका भार, द्रव्यमान संख्या A बराबर रहेगी, A जिन दोनों की बराबर रहेगी और परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा, उसे हम समभारिक कहेंगे। समभारिक में हम बात करें C,
C14 और N14 जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर है। C14 क्या है? रेडियो एक्टिव कार्बन है और जिसकी अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। C का 6 है और N का 7 है। C14 और N14 दो आपस में क्या हुए? समभारिक हुए। अब हम समस्थानिकों के उपयोग की बात करें तो समस्थानिकों का उपयोग परमाणु भट्टी के अंदर किया जाता है, रोगों के उपचार में के अंदर किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी ज्ञात करने में किया जाता है, रक्त संचरण की स्टडी करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारा तीसरा अध्याय एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा होता है। अब हम आने वाले वीडियो में चौथे चैप्टर की बात करेंगे, 4 नंबर चैप्टर की हम बात करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते रहेंगे, धन्यवाद।